एंड वेलकम टू फ्यूचर कूल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर कूल कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, जैसे रमा शर्मा आ चुकी हैं, रिया सिंह आ चुके हैं, नवीन राठौड़ आ चुके हैं, सुरभि आ चुके हैं, राजीव, अमित, रघुवंशी, पंकज, हिमांशु कुमार, प्रमोद, भागीरथ कुमार, दुर्गेश सैनी कह रहे हैं कि हिंदी में किताब ना लाकर आपने हमारे साथ अन्याय किया है। अरे ये किसने कहा कि हिंदी में किताब नहीं आएगी? हिंदी में किताब आएगी, लेकिन 20 से 25 दिसंबर के बीच में आएगी। थोड़ा सा लेट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी में किताब आएगी ही नहीं, आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, चलो। पीडीएफ कहाँ मिलती है? एप्लीकेशन पर ही पीडीएफ मिलती है। पीडीएफ लाइव क्लास के बगल में कॉलम है पीडीएफ का, वहां पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लवकुश जी, चलो। सचिन कुमार आपका नाम ले लिया है, राहुल सिंह, सुमन कुमार, राहुल सोहल, अमरजीत कुमार यादव, सुमन कुमार, ठीक है, ओके, रूबी कुमारी, गौरव कुमार, अंजलि कुमारी, रोशन, राजेश, ब्रजेश, आरिफ आलम। भाई चलो, सबका नाम नहीं ले पाएंगे, अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन डिजीज, जो अगली आज के बाद 2 क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। आज के बाद 2 क्लास और लगेंगी, यानी कि कल और परसों, तो उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा मेरी तरफ से। फिर आपको इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। अब तो मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आपके पास डीएनए ऑफ साइंस है इंग्लिश में, तो उससे इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाना। मुझे लगता है कि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर फिर भी नहीं बनता है तो किसी दिन मैं आपकी डाउट क्लास रखूंगी, बच्चा, है ना? आप बताना कब रखें, तो एक दिन डाउट क्लास रखेंगे, अपने डाउट नोट कर लेना और उस बुक से सारे क्वेश्चंस लगा लेना ह्यूमन डिजीज वाले चैप्टर के लिए। अब आपकी जो डीएनए ऑफ साइंस है ना, वो बुक आपके काम आने वाली है ना? तो क्वेश्चंस लगा लेना। जैसे चैप्टर थ्योरी, आज मान लो कोई थ्योरी वाला चैप्टर फिनिश हुआ है, तो उसी दिन आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लिया करो। प्रीवियस ईयर भी थोड़ा सा देख लिया करो कि किस टाइप के कैसे होते हैं। मैम आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है पढ़ाकर आपको। डाउट क्लास नेक्स्ट वीक में रखेंगे। अगले सप्ताह में किसी भी एक दिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट लूंगी, पढ़ाऊंगी नहीं उस दिन। आप अपने डाउट नोट करके रखिएगा। जो क्वेश्चंस आपने कभी ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो आपसे नहीं बने हैं, वो आप मेरे से पूछिएगा, ठीक है बच्चा? तो डाउट क्लास लेंगे नेक्स्ट वीक में, किसी भी एक दिन डाउट क्लास लेंगे। उस दिन हम लोग इंटरेक्शन करेंगे कि आपके क्या डाउट हैं, आपसे कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कोई टफ क्वेश्चन लग रहा है, किसी भी टाइप की आपकी जो इंक्वायरी है ना, वो इंक्वायरी आप मेरे से आप सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है? बस आज आप पढ़ लेते हैं, है ना? आज अभी ये चैप्टर फिनिश करते हैं, तो नेक्स्ट वीक में अपन डाउट क्लास लेंगे, ठीक है बच्चा? तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डिजीज, जिसको बोलते हैं मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। अब ह्यूमन डिजीज में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बच्चा वायरस डिजीज, वायरस से होने वाली बीमारी। वो बीमारियां जिनको जन्म कौन देता है? वायरस। जैसे एक आया था बहुत खतरनाक वायरस, कोरोना वायरस। लेकिन कोरोना वायरस तो इतना ज्यादा फैल गया था, इसलिए हर किसी को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी है, लेकिन बहुत ज्यादा समय समय पर ये वायरस अलग अलग प्रकार की बीमारियां करते रहते हैं, जिसमें से हम बहुत सारी पढ़ चुके हैं। अब कौन कौन सी? हमने चिकन पॉक्स पढ़ा था, स्मॉल पॉक्स पढ़ा था, हमने इसके अलावा कॉमन कोल्ड पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई ये सारी वायरस से होती है। HIV एड्स भी वायरस से होता है, और इसके अलावा डेंगू भी वायरस से होता है। ये कुछ हमने पढ़ ली थी। अब कल मैं आपको पढ़ा के गई थी, मैंने कहा था कि कल की क्लास में कुछ छोटी छोटी बीमारियां बची हैं जो वायरस से होती हैं, वो देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट लिखेंगे, नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए। कितना नंबर है? रेबीज। एग्जाम में आता है कि रेबीज किसकी वजह से होता है। अब आप वहां लिख के आ जाते हो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। ओह नो, कुत्ता इज जस्ट एक वेक्टर। डॉग सिर्फ एक वेक्टर है, एक वाहक है। जब बात करते हैं रेबीज होता किससे है, तो एक वायरस के इन्फेक्शन से होता है। अब कौन सा वायरस? तो वो इसका पैथोजन बन जाएगा। पैथोजन का मीनिंग समझ में आता है ना आपको बच्चा? रोग जनक, जो रोग को जन्म देता है। और ऐसा वायरस जो रेबीज कर देता है, उस वायरस का नाम होता है रेबडा वायरस। कौन सा वायरस बच्चा? रेबडा वायरस। अब ये रेबडा वायरस किसके अंदर रहता है? तो आप समझते हैं कि सिर्फ कुत्ते के काटने से ही रेबीज होता है। नहीं, कुत्ते के साथ साथ बिल्ली ने काट लिया आपको, बंदर ने काट लिया, बंदर ने नाखून मार दिए अपने,
तो भी आपको क्या हो सकता है बच्चा, आपको रेबीज हो सकता है। तो लिखिए कि विषाणु से होने वाला एक बीमारी रेबीज है, जिसका पैथोजन तो रैबिडा वायरस होता है। अब ये किस किस के अंदर रहता है, तो वो इसके वेक्टर बन जाएंगे, इसके वाहक बन जाएंगे। ये रहता है डॉग्स में, डॉग्स का मतलब होता है कुत्ता, ठीक है, जो गली के कुत्ते होते हैं। अब आप ऐसा कब बोलोगे कि मैम घर में जो कुत्ते होते हैं वो रेबीज नहीं करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम उनको हर साल एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं। अगर आपके घर में कुत्ता, बिल्ली या बंदर पाल रखा है तो आप सब अच्छे से जानते होंगे कि हम उनको इंजेक्शंस लगवाते हैं एंटी रेबीज के। एंटी रेबीज यानी वो इंजेक्शन जो रेबीज नहीं होने देता है। तो कुत्ते के काटने से हो सकता है, साथ में बंदर, मंकीज, बंदर के काटने से हो सकता है, और साथ में कैट, बिल्ली, बिल्ली के नाखून लगने से, या बिल्ली ने काट लिया, बंदर ने काट लिया, बंदर का नाखून लग गया, कुत्ते ने काट लिया या कुत्ते के नाखून लग गए, तो बच्चा आपके बॉडी में कौन सा वायरस आ जाएगा? रैबिडा वायरस आ जाएगा। तो एक बार सीपीओ के एग्जाम में आया कि बंदर के नाखून में कौन सा वायरस हो सकता है, तो वहां पर आपका आंसर क्या होता था? रैबिडा वायरस। और या ये क्वेश्चन ऐसे आता कि बंदर कौन सी बीमारी कर सकता है, तो आप क्या बताएंगे? रेबीज बीमारी कर सकता है। क्यों? आप लोग सोचते हैं कि कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखो, एक कुत्ता था, इस कुत्ते ने इस इंसान के हाथ पे काट लिया, और जैसे ही काटा तो इस इंसान के इस घाव से कौन सा वायरस अंदर आ गया होगा? रैबिडा वायरस अंदर आ गया होगा। अब क्या करेगा इस इंसान में? इसमें कैसे सिम्टम्स पैदा करेगा, इसमें कैसे लक्षण बना देगा? जैसे ही आपके बॉडी में रैबिडा वायरस आएगा, सबसे पहला आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है मैम? डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है निर्जलीकरण। आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहा जाता है, निर्जलीकरण कहा जाता है। अगर आपके बॉडी में यह वायरस आ गया तो आपको प्यास लगनी बंद हो जाएगी, और आपको एक बात बताऊं, आप पानी से दूर भागने लग जाओगे, आप नहाओगे नहीं। एक सच्ची एक फैक्ट बताती हूं, बिल्कुल एक 110% ये फैक्ट है। अगर आपको कुत्ते ने 4-5 बार काट लिया और आपने फिर भी एंटी रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाया, तो आप पानी से दूर भागने लग जाते हो। आप एक काम करना, गली में कोई कुत्ता है, उसके ऊपर पानी डालना कभी आप, अब देखना वो पानी से दूर भाग जाता है, क्योंकि गली के कुत्तों को एंटी रेबीज का इंजेक्शन तो लगा नहीं होता है, तो उनकी बॉडी में रैबिडा वायरस होते हैं, और ये वायरस हमेशा हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से दूर भागना। एक होता है हाइड्रोफिलिक, पानी से प्यार करना। फोबिया का मतलब होता है दूर भागना, डर लगना। तो अगर किसी इंसान को 5-6 बार एक कुत्ते ने काट दिया ना, और फिर भी वो ढीठ है, उसने एंटी रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो वो पानी से दूर भागेगा, वो इंसान भी पानी से दूर भागेगा, और ऐसा कुत्ता जिसके अंदर ये वायरस रहते हैं वो भी पानी से दूर भागेगा। अब बच्चा, इसके साथ साथ ये वायरस जाते हैं हमारे ब्रेन तक, हमारे दिमाग तक पहुंच जाते हैं, और ये हमारे दिमाग में पहुंचकर हमारे ब्रेन में इंफेक्शन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्रेन में इंफेक्शन कर देते हैं। इंफेक्शन का मतलब होता है संक्रमण, और ऐसे लोग मेंटली रिटायर्ड हो जाते हैं। मेंटली रिटायर्ड का मतलब होता है मानसिक तौर पे कमजोर हो जाते हैं। ऐसे इंसान पागल हो सकते हैं बच्चा। मेंटली रिटायर्डेशन का मतलब होता है ऐसे इंसान पागल हो सकते हैं। आप एक कहावत बोलते होंगे, तेरे को पागल कुत्ते ने काटा है क्या, या मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है क्या, है ना? क्यों? क्योंकि बच्चा, जो गली के कुत्ते होते हैं उनके अंदर रैबिडा वायरस रहते हैं, और वो मेंटली रिटायर्ड होते हैं। कभी कभार देखना, कुछ कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, आप उनके पास से गुजरोगे तो वो काट ही लेता है आपको। एक कुत्ते ने कम से कम 20-50 लोगों को काट दिया। आपने सुना होगा कि इस गली में एक कुत्ता रहता है यार, वो हर इंसान को काट जाता है। क्यों? क्योंकि उस कुत्ते की गलती नहीं है, उसके अंदर रैबिडा वायरस है। उसके अंदर क्या है? रैबिडा वायरस है। तो इस तरीके से ये फोटो से भी आप समझ सकते हो कि कुत्ते ने, बिल्ली ने या बंदर ने काटा तो आपके बॉडी में एक वायरस आ जाएगा। कौन सा वायरस?
तो आप बताएंगे रेबडा वायरस, और वो रेबडा वायरस आपके ब्रेन में इन्फ्लामेशन कर देता है। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था इन्फ्लामेशन शब्द का मीनिंग होता है सूजन। आपके दिमाग के अंदर सूजन हो जाएगी, दिमागी बुखार हो सकता है, आप मेंटली रिटायर्ड हो सकते हो, मतलब मानसिक तौर पे आप कमजोर हो सकते हो, आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है और आप पागलों की तरह बिहेव करने लग सकते हो। अगर एक इंसान को 5-6 बार कुत्ते ने काट दिया ना तो वो भी कुत्ते से कम बिहेव नहीं करता है, इंसान भी पागल हो जाते हैं। ये आपने सुनी होगी, लेकिन आजकल इतना नहीं होता है, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुत्ते ने काटा तो हम भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने नाखून लगा दिया, एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा दो। तो डॉक्टर क्या करता है, एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा देता है, और वो एंटी रेबीज का इंजेक्शन हमें बचा लेता है इस सारी बीमारी होने से, राइट। तो हमारे घर में अगर कोई कुत्ता बिल्ली आपने पाल रखा है तो प्लीज करके हर साल उन्हें एंटी रेबीज के बूस्टर डोज लगती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, वो लगवा लीजिए। अदरवाइज हमारे घर में जो कुत्ता बिल्ली है उसके बॉडी में भी ये रेबडा वायरस आ सकते हैं, और अगर किसी दिन उसने काट लिया तो आपको भी क्या कर सकते हैं, रेबीज कर सकते हैं, रेबीज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लिखेंगे। अगली बीमारी जो आती है वो आती है मम्प्स। नेक्स्ट है मम्प्स। मम्प्स को हिंदी में कहा जाता है गलसुआ रोग, गलसुआ या गलसूजा रोग। गले वाला पार्ट सूज जाता है, नाम से ही क्लियर है, गले वाला पार्ट सूज जाता है। इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। सबसे पहले मम्प्स बीमारी किसके इन्फेक्शन से होती है? एक वायरस के इन्फेक्शन से होती है। भाई कौन सा वायरस है? तब आपको बताना है पैरामाइक्सो वायरस, पैरामाइक्सो वायरस, ये वायरस है, इनकी वजह से आपको मम्प्स या गलसुआ रोग हो जाता है। अब ये वायरस कहाँ रहते हैं? तो वो उसका वेक्टर बन जाएगा, इसका वाहक बन जाएगा। और बड़े मजे की बात ये है कि ये वायरस हवा द्वारा, पानी द्वारा, मिट्टी द्वारा, हवा का मतलब एयर, मिट्टी का मतलब सोइल है ना, और साथ में ये आपके बॉडी में पानी वगैरह से भी हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब ये वायरस आया तो क्या हो जाता है, यही मेन क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिएगा। मैं जिस चीज को स्टार करती हूं वो सीधा एग्जाम में आता है, ऐसे का ऐसा। तो इसका सिम्टम है एक मेन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? मम्प्स बीमारी में क्या होता है? तो बच्चा हमारे मुंह में लार बनता है, ये लार है ना, रसगुल्ले को, जलेबी को देख के आपकी लार टपकती रहती है। ये लार कौन बनाता है? तो हमारे कान के पास यहाँ पे ग्रंथियां होती हैं, यहाँ पर अंदर की तरफ, और ये जो ग्रंथियां हैं इनका नाम होता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पैरोटिड लारीय ग्रंथि। पैरोटिड लारीय ग्रंथि, वो ग्रंथियां जो लार बनाती हैं। पैरोटिड लारीय ग्रंथि जो कान के पास होती हैं, ये लार बनाती हैं और इनमें सूजन आ जाती है। मैंने कहा ये वायरस कहाँ जाता है? सीधा हमारे मुंह में जाके, जो कान के पास कौन सी ग्रंथियां होती हैं? जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनका काम क्या होता है? लार बनाना, सलाइवा बनाना, इसमें जाकर इन्फेक्शन करता है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन क्या आता है कि जो गलसुआ रोग होता है उसमें कहां पर संक्रमण होता है, जो मम्प्स डिजीज होती है उसमें कहां पे इन्फेक्शन होता है? तो आप क्या कहेंगे? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है, पैरोटिड लारीय ग्रंथियां सूज जाती हैं, उनमें संक्रमण हो जाता है। और दूसरा जो सिम्टम है इसका, जो लोक हो जाते हैं, जो लोक्स का मतलब होता है बच्चा जबड़े लोक हो जाते हैं। इस तरीके से जबड़े लोक हो जाते हैं, ये जो मुंह में ऊपर वाले निचले जबड़े के बीच का डिस्टेंस होता है ये कम हो जाता है। ऐसे लोग बोल नहीं पाते हैं ढंग से, खाना नहीं खा पाते हैं। ये इस बीमारी के सिम्टम्स हैं। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहती हूँ, ज्यादा आसान हो जाएगा। ये देखो बच्चा, नॉर्मल इंसान की पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड ऐसे होती हैं, ये नॉर्मल है, इसको बीमारी नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही इसको मम्प्स हो जाएगा तो देखो बच्चा कितना बड़ा सूज गया है। स्वोलन पैरोटिड ग्लैंड मतलब पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है। तो एग्जाम का यही क्वेश्चन है कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें हमारे मुंह में उपस्थित लारीय ग्रंथियों में सूजन आ जाती है? तो वो कौन सी बीमारी है? दैट इज मम्प्स। मम्प्स
है ना। मम्स का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे बच्चा मम्स का मतलब होता है गलसूआ या गलसूजा, गलसूआ या गलसूजा। या इसका देखो, या तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा या क्वेश्चन ऐसे बनेगा, है ना, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी आ सकती है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मेरे हाथ में नहीं है ना बच्चा पढ़ाना, है ना। चलो मैम, मेरी जब सैलरी क्रेडिट होती है तो उस मैसेज को देखकर मुंह में लार आ जाती है। बहुत बढ़िया, ये अलग टाइप का स्वाद है ना। जब आपके पास आपकी महीने के स्टार्टिंग में सैलरी आती है तो सैलरी को देखकर आपके मुंह में लार आ जाता है, इसका मतलब आप वर्किंग है, आप जॉब करते होंगे ना। चलो अगली बीमारी लिखे फिर। मम्स पढ़ ली, रेबीज पढ़ ली, नेक्स्ट लिखोगे इबोला। इबोला नाम सुना है आपने, इबोला वायरस या इबोला ही लिख लो सीधा। कभी कभी इबोला फ्लू लिखा हुआ आ जाता है। इबोला वायरस आ सकता है या आ सकता है इबोला फ्लू। फ्लू जैसे स्वाइन फ्लू सुना होगा आपने, बर्ड फ्लू सुना होगा आपने, है ना, बर्ड फ्लू सुना होगा। इबोला वायरस या इबोला फ्लू लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में। जब बात करते हैं इबोला कैसे होता है, इसको फोटो से समझने की कोशिश करेंगे। इसका एक क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है वो क्या आएगा, उसके बारे में बता दूं कि इबोला किससे होता है। इबोला वाले वायरस का नाम इबोला वायरस ही होता है। इबोला का पैथोजन क्या होता है, पैथोजन का मतलब क्या होता है, जो मेन इन्फेक्शन जो बाहर से आता है आपको बीमारी करता है, वो है इबोला वायरस। इबोला नामक वायरस है। ये वायरस किसके थ्रू आता है, वेक्टर कौन है, चमगादड़, बैट्स, चमगादड़। चमगादड़ को इंग्लिश में कहते हैं बैट्स। चमगादड़ जो होते हैं, अगर चमगादड़ किसी भी तरीके से आपके कांटेक्ट में आ गया, आपके संपर्क में आ गया, तो चमगादड़ में रहता है एक इबोला नामक वायरस, और ये वायरस आपके बॉडी में आ जाता है और हमें क्या कर देगा, हमें इबोला फ्लू कर देगा। कौन सा फ्लू, इबोला फ्लू। तो एग्जाम में आता है चमगादड़ से होने वाली वायरस डिजीज का नाम बताओ, उस बीमारी का नाम बताओ जो चमगादड़ से होती है। तो आपका आंसर वहां पे ऑप्शन में क्या ढूंढोगे मैम, हम वहां पे ढूंढेंगे क्या, इबोला। आप थोड़ा देखिए इबोला में होता क्या क्या है। इबोला वाला ये वायरस कुछ ऐसा सा होता है, आपको चमगादड़ ने, बैट्स ने किसी भी तरीके से काट लिया। जैसे आप सुनते होंगे, मैं आपको एक सच बताऊं, ये चाइना वाइना में लोग रहते हैं ना, ये चमगादड़ वमगादड़ सब खाते हैं। सांप, चमगादड़, ऑक्टोपस, मछली, प्रॉन, झींगा कुछ नहीं छोड़ते हैं चाइनीज लोग। तो चाइना के लोगों ने खाया चमगादड़, चमगादड़ से इबोला फैल गया चाइना के लोगों में। और फिर आप भी वहां पे चाइना गए किसी काम से, तो वहां के लोगों के कांटेक्ट में आ गए, तो आपको भी क्या हो जाएगा, आपको भी इबोला हो जाएगा। फिर एक इंसान से आगे फैलता रहेगा। क्यों, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ये एक संक्रामक रोग है। जैसे कोरोना वायरस आया था तो पहले आपने क्या अफवाह सुनी थी कि चाइना में लोगों ने चमगादड़ खाया, चमगादड़ खाने से कोरोना वायरस फैल गया था। फिर कुछ ऐसी अफवाहें फैलने लगी कि सांप खाया था वहां के लोगों ने, जिसकी वजह से क्या हो गया था, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैल गया था। ये बात बिल्कुल सच है कि ये जो चाइनीज लोग होते हैं ये कुछ भी खा सकते हैं, ये कुछ भी खा लेते हैं, है ना। तो इन्होंने खा लिया चमगादड़, चमगादड़ खा, इसकी हिस्ट्री यही है पूरा। और चमगादड़ खाने से वहां के लोगों में इबोला फ्लू हो गया। अब जब इबोला फ्लू होता है तो क्या क्या होता है वो जरा सुनिए। एक तो इंसान के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब उस इंसान को फीवर हो जाएगा। फीवर का मतलब हो गया उस इंसान को बहुत तेज बुखार आ जाता है। उसको क्या हो जाता है, बहुत तेज बुखार आ जाता है। दूसरा क्या होता है, उस इंसान को एक दिन में 3 से 4 बार उल्टियां आने लग जाती हैं, वॉमिटिंग आने लग जाती है, उल्टी होने लग जाती है। उसके साथ उसे डायरिया हो जाता है। डायरिया शब्द का मीनिंग मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। डायरिया का मतलब होता है दस्त लगना, उल्टी और दस्त लगना। साथ में बच्चा उसकी जो मसल्स होती है ना, उसकी जो मांसपेशियां हैं, ये हाथ वाला ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, यहाँ पर क्या होने लग जाता है उसके मांसपेशियों में अकड़न रहने लग जाती है, दर्द रहने लग जाता है। तो ये लिखा है मसल्स पेन एंड वीकनेस, मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द का महसूस होना शुरू हो जाता है।
पेट में बहुत तेज दर्द रहता है, यहाँ पेट बना हुआ है, पेट में बहुत तेज दर्द रहता है ऐसे इंसान को, ये मेन सिम्टम है, ये मेन सिम्टम है। मेन का मतलब मुख्य लक्षण है किसका? इबोला फ्लू का। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, आपको उल्टी दस्त हो रहे हैं, आपके मांसपेशियों में अकड़न हो रही है, और साथ में मैं आपको बता दूं आपके बॉडी में कहीं पर भी किसी भी हिस्से पर ऐसे लाल लाल चकते पड़ रहे हैं खून के, ऐसे लाल लाल चकते से पड़ रहे हैं आपके बॉडी में खून के, तो बच्चा ये इबोला के सिम्टम्स हैं। और फिर एक टाइम के बाद ऐसे इंसान को अनीमिया हो जाता है। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। जिस इंसान को इबोला रहता है उस इंसान के शरीर में अक्सर खून की कमी भी देखी गई है। तो क्या क्या लक्षण होंगे? ऐसा इबोला वायरस होता है, ये आपके बॉडी में आएगा तो शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, बुखार हो जाएगा, उल्टी दस्त होने लग जाएगी, पेट में बहुत तेज दर्द रहता है, और साथ में आपके बॉडी के ऊपर ऐसे लाल रंग के चकते धब्बे पड़ने लग जाते हैं, और आगे चलकर आपके बॉडी में खून की कमी या ब्रेन हैमरेज जैसी बहुत सारी शिकायतें होने लग जाती हैं, और आपके उससे खून की कमी होकर आपकी डेथ भी हो सकती है। खतरनाक है इबोला फ्लू। अभी बहुत दिनों से ये नहीं आ रहा है किसी भी कंट्री में, ठीक है, अभी ये नहीं फैला है, तो अच्छी बात ये है। लेकिन इबोला है आज भी, ऐसा नहीं है कि इबोला खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। तो चमगादड़ से कौन सा फ्लू होता है? इबोला फ्लू होता है। ठीक ऐसे ही एक होता है बच्चा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, तो नेक्स्ट लिख लो स्वाइन फ्लू। और स्वाइन का मतलब होता है सुअर। स्वाइन का मतलब क्या होता है? सुअर, पिग्स, है ना, पिग सुना होगा ना, सुअर। अगर आप सुअर के कांटेक्ट में चले गए, सुअर के कांटेक्ट में जाने का मतलब क्या है? या तो आप सुअर को अपना हाथ चटा रहे हैं, या भाई अब कुछ लोगों को बुरा लग जाएगी मेरी बात, है ना, मैं किसी को भी कोई ऐसे टारगेट करके नहीं बोल रही हूं, लेकिन बहुत सारे लोग सुअर खाते भी हैं, है ना। आजकल का इंसान पता नहीं कैसा बन गया है, वो कुछ नहीं छोड़ता है, खाने पीने में सब कुछ खा लेता है। तो जो इंसान क्या करता है, सुअर खाता है, तो सुअर से एक बीमारी फैल जाती है। कौन सी बीमारी? स्वाइन फ्लू। क्यों? क्योंकि सुअर में रहता है एक वायरस। कौन सा वायरस? H1N1, H1N1 या H3N2, ये दो वायरस हैं। ये दोनों वायरस सुअर के अंदर रहते हैं। तो आपने क्या किया? या तो सुअर के कांटेक्ट में गए, आपने सुअर के पास गए, अब सुअर के पास तो कौन ही जाता है यार, है ना, आपने उसको हाथ वाथ चटवा दिया, तो उन सुअर के अंदर रहते हैं ये वायरस, या आपने उस सुअर को खा लिया बच्चा। पिग्स, पिग्स का मतलब होता है सुअर। तो आपके बॉडी में कौन से वायरस आ जाएंगे? H1N1 या H3N2, इसको स्टार कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में आता है। H1N1 वायरस कौन सी बीमारी करता है? आप बताओगे स्वाइन फ्लू करता है। या क्वेश्चन आता है सुअर से कौन सी बीमारी फैलती है? स्वाइन फ्लू फैलता है, स्वाइन फ्लू फैलता है। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। तो अब क्या होगा? अब बच्चा स्वाइन फ्लू के अंदर आपके बॉडी में कैसे सिम्टम्स देखने लगते हैं? मेन सिम्टम ये है कि अगर किसी इंसान के बॉडी में स्वाइन फ्लू हुआ है, उसके बॉडी में कैल्शियम के अमाउंट में कमी आ जाती है, उसके शरीर में कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। देखो, बुखार रहेगा, उल्टी दस्त होगा। अब बुखार उल्टी दस्त तो इबोला में भी हो रहा था, लेकिन इबोला में कैल्शियम की कमी नहीं हो रही थी, इबोला में खून की कमी हो रही थी। तो अगर आपके बॉडी में आपको क्या हो रहा है? बुखार हो रहा है, साथ में आपको बहुत ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, आपको उल्टी दस्त हो रहे हैं, गले में सूजन हो रही है, लेकिन साथ साथ में आपके बॉडी में कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी हो गई, तो ये लक्षण आपके स्वाइन फ्लू के हो सकते हैं। ये लक्षण आपके स्वाइन फ्लू के हो सकते हैं। एक फोटो दिखाना चाहूंगी, उस फोटो से आप समझने की कोशिश करना। कहां पर गया? ये रहा सुअर। देखो यहाँ पर क्या बने हुए? ये सुअर के छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है बच्चा।
और यहाँ पे लिखा हुआ H1N1। इन सुअर के बच्चों में H1N1 वायरस रहता है। ये एक लड़की है, ये किसी भी तरीके से इस सुअर के पास गई और इस सुअर को अपना हाथ वाथ चटवाया तो इस सुअर की लार में H1N1 वायरस रहता है और ये आ गया इस सुअर से किसके अंदर, इस लड़की के अंदर। अब ये लड़की सर पकड़ के ऐसे पड़ गई, क्यों? क्योंकि इसको फीवर हो गया, मतलब इसको बुखार हो गया। नोजिया एंड सोर थ्रोट, नोजिया का मतलब होता है नाक से पानी गिरना, साथ में उल्टी आना और साथ में इसके गले में दर्द, गले में खरखर खसरा खरांस रहने लग गई और साथ में बहुत दिनों के बाद, अगर बहुत दिनों तक रहा तो इस लड़की के बॉडी में किसकी कमी देखी जाएगी? Ca। Ca इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम की भी कमी देखने को मिलेगी। हमारे बॉडी में कैल्शियम हमारे दांतों को स्ट्रांग बनाता है, हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। तो अगर कैल्शियम दिन बर दिन आपके शरीर में कम होता जा रहा है तो आपके दांत कमजोर हो जाएंगे, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, है ना बच्चा। H1N1 का फुल फॉर्म कुछ भी नहीं होता, ये वायरस के नाम दिए हुए हैं, ठीक है बच्चा। H1N1 या H3N2 इससे स्वाइन फ्लू होता है। एक होता है बच्चा H5N1, नेक्स्ट लिखो, ये करता है बर्ड फ्लू। हमने कौन कौन से फ्लू पढ़ लिए? इबोला फ्लू, स्वाइन फ्लू। अब लिखो नेक्स्ट बर्ड फ्लू। अगला लिखो, नंबरिंग कर लेना आप, ठीक है। बर्ड फ्लू, और बर्ड का मतलब होता है पक्षी, जो पक्षियों से फैलता है। जो फ्लू बर्ड से आता है और इसमें पैथोजन कौन सा होता है वो लिख लीजिए। बर्ड फ्लू के पैथोजन का नाम क्या है? पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक। जो मेन बीमारी करने आता है आपके शरीर में वो है H5N1। H5N1 ये क्या था बच्चा? ये था H1N1, ये है H5N1। ये वायरस किसके अंदर रहता है? इसके वेक्टर कौन है? इसके वेक्टर माने गए हैं कुक्कड़ फैमिली। अब कुक्कड़ फैमिली का मतलब क्या है? जो कुकड़ू को करते हैं। अब कुकड़ू को कौन करता है? मुर्गा करता है। और कौन करता है? मुर्गी करती है। और कौन करता है? साथ में आप डंक, बतख भी लिख सकते हैं, बतख। इनको कहा जाता है कुक्कड़ फैमिली। आपने अभी थोड़े दिन पहले सुना होगा, आज से 4-5 महीने पहले क्या सुना होगा कि साउथ में वहां की बहुत सारे मुर्गी या बत्तखों को बर्ड्स फ्लू फैल रहा था। इसलिए बर्ड्स फ्लू को रोकने के लिए 2000 मुर्गियों को मारना पड़ा जहर देके। ये बिल्कुल सही बात है। अगर ये बहुत ज्यादा फैल जाता है ये बर्ड फ्लू, तो जहां पर भी ये बहुत सारे मुर्गा मुर्गी हैं या जहां पर बतख वगैरह हैं, उनको मार देते हैं लोग जहर देके या शूट करके। क्यों? क्योंकि बच्चा वो वहीं पर रुक जाए, बीमारी आगे ना फैले, आगे ना फैले। ठीक है बच्चा, इसलिए आपने सुना होगा कि मुर्गा मुर्गी इतने मार दिए साउथ में। तो बर्ड फ्लू किससे फैलता है? कुक्कड़ फैमिली से। कुक्कड़ फैमिली का मतलब होता है जो कुकड़ू को करते हैं। अब कुकड़ू को कौन करता है? एक तो मुर्गा, एक मुर्गी, है ना, और साथ में ये बतख से भी फैल सकता है। बतख देखिए ना, सफेद कलर की बतख होती है ना, देखी होंगी आपने। अगर आप कभी और कहीं जू में देखी होंगी, चिड़ियाघर में देखी होंगी। अब क्या होता है इसमें इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है और साथ में इसके सिम्टम्स लिखो बच्चा। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। तो अगर आपने मुर्गा खाया तो आपके बॉडी में कौन सा वायरस आ जाएगा? H5N1। अगर आपने मुर्गी के अंडे खा लिए तो आपको आ जाएगा, है ना। और क्या होगा फिर? ऐसे इंसान की इम्यूनिटी लो हो जाएगी। लो इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाएगी और साथ में उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारियां भी देखने को मिल सकती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स का मतलब होता है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां देखने को मिलेंगी उस इंसान में। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां देखने को मिलेंगी उसको, मतलब उसको सांस वांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है ना, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। फेफड़ों पे प्रेशर पड़ सकता है, जब सांस लेगा तो उसकी सांसें फूल सकती हैं, है ना, सांस प्रॉपर नहीं आएंगी उसको। तो ये याद रखिएगा बच्चा कि ये बीमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है मेनली। इसकी फोटो मैं लेके आई हूं तो एक बार देख लेते हैं। इसकी फोटो तो अपने पास नहीं है,
ठीक है बच्चा, इसकी फोटो तो नहीं है फिलहाल। इबोला हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट फ्लू लिखेंगे अपना नीपा फ्लू, जो बहुत खतरनाक होता है, जो दिमाग तक जाता है। नीपा फ्लू सीधा आपके, देखो एक बात हमेशा याद रखना, जो वायरस दिमाग तक पहुंचता है वो हमेशा खतरनाक होता है भाई। तुमने कौन कौन से फ्लू पढ़े? स्वाइन फ्लू जो सुअर से होता है, बर्ड फ्लू जो कुक्कड़ फैमिली से होता है, और इबोला जो चमगादड़ से होता है। अब एक और फ्लू लिखो, कौन सा फ्लू लिखोगे आप? कौन सा बच्चा? हाँ, नीपा फ्लू। नीपा फ्लू ये दिमाग तक जाता है भाई। नीपा फ्लू बहुत फैल रखा था आज से 2-2.5 साल पहले। मेरी एक दोस्त थी, उसकी चाची को हुआ था और उनकी चाची की डेथ हो चुकी थी, क्योंकि जब तक उनका पता लगा उनके दिमाग में बुखार है, तब तक, मतलब जब उन्हें पता लगा कि दिमाग में बुखार है, तब तक ये नीपा फ्लू उनके पूरे दिमाग पे कब्जा कर चुका था और उनकी डेथ हो चुकी थी। बहुत ही अच्छी चाची थी, मैं मिली थी उनसे। ठीक है, नीपा फ्लू। अब ये नीपा फ्लू किसकी वजह से होता है? इसके पैथोजन का नाम लिखो। पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक, जो रोग को जन्म देता है भाई, उसको रोगजनक कहते हैं, जो रोग को जन्म देता है। और ये किससे आता है? मैं आपको एक आज नया टर्म बता रही हूं, जूनोटिक वायरस। जूनोटिक वायरस का मीनिंग क्या होता है? ऐसा वायरस जो जानवरों से आता है। किससे आता है? जानवरों से। पहले जानवर में था, फिर किस में आ गया? ह्यूमंस में आ गया। ह्यूमंस का मतलब है मनुष्य में। अब जानवर जैसे गाय हो गई, जैसे बकरी हो गई, जैसे भेड़ हो गई, जैसे भैंस हो गई, ये हमारे घर में जो जानवर होते हैं ना, जो कैटल्स होते हैं, जो मतलब हम पालते हैं दूध वगैरह के लिए, जैसे भेड़ हो गई, जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, तो इनके अंदर ज्यादातर ये रहता है नीपा फ्लू। ठीक है, तो ये वायरस नीपा वायरस की वजह से, नीपा वायरस का नाम होता है, ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक का मतलब होता है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पता है आपको? जूनोटिक वायरस कुछ है, शायद बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, एक बार देख लेना, है ना, एक बार देख लेना। शायद बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, उसमें एक बार क्वेश्चन आया था ऐसे कि कौन सा एक बीमारी है जो एक जूनोटिक वायरस से फैलता है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आया था, आप देख लेना। ठीक है, जो कैटल्स होते हैं, जो मवेशी होते हैं, जिनको हम दूध वगैरह के लिए पालते हैं हमारे घरों में, उनमें अक्सर नीपा वायरस देखा जाता है। तो आप, हम लोगों की क्या मतलब, हम लोगों की क्या आदत होती है? हम गाय को अपना हाथ चटा लेते हैं, भैंस को हाथ चटाते हैं। देखा होगा, जैसे मेरी आदत है, मैं गांव में जाती हूँ तो गाय भैंसों को अपना हाथ चटाती हूँ, है ना, ऐसे होता है, अपन लोगों का प्यार होता है। लेकिन उसके बाद आपको अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए, क्योंकि गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, इनकी जो लार होती है ना, उस लार में नीपा वायरस रहते हैं। अब अगर आप हाथ वाथ नहीं धोगे, घर आके उसी हाथ से खाना खा लिया, उसी हाथ को ऐसे ऐसे मुंह नाक पर रगड़ लिया आपने, उसी हाथ से पानी पी लिया, तो आपके बॉडी में कौन सा वायरस प्रवेश कर जाएगा? नीपा वायरस आ जाएगा। नीपा वायरस आ जाएगा आपके बॉडी में। तो इसके वेक्टर कौन होंगे, आप क्या बताओगे? इसके वेक्टर जैसे एनिमल्स। अब कौन से एनिमल्स, आप समझ गए होंगे ना, मैं समझाने का आपको कोशिश कर रही हूँ, शायद आप समझ गए होंगे ना। ठीक है, तो बच्चा गाय से आ सकता है, भैंस से आ सकता है, बकरी से आ सकता है, भेड़ से आ सकता है ना, ऊंट वगैरह से भी आ सकता है। तो ये वायरस जैसे ही आया, ये वायरस जाता है भैया आपके ब्रेन के पास, और ये करता है ब्रेन फीवर, दिमागी बुखार। अब जो बुखार दिमाग तक पहुंच जाए तो बताओ क्या बचना पॉसिबल है क्या आपका? नहीं है भाई। ये दिमागी बुखार पैदा करता है, सीधा आपके ब्रेन के पास जाकर इफेक्ट करता है, और ये क्या कर देता है? लास्ट में जाकर ब्रेन डेथ कर देता है। और ब्रेन डेथ का मतलब होता है कोमा। आपने सुना होगा फलाना इंसान कोमा में चला गया। अब कुछ दिन तक तो कोमा में रहेगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये नीपा वायरस जो है, ये सीधा दिमाग में जाकर ब्रेन फीवर करता है। तो अगर सही समय पे पता लग गया, तब तो डॉक्टर आपको दवाइयां देगा, उनसे आपको बचा सकता है, इस वायरस की जो फैलाव है, जो ये वायरस फैल रहा है, उसको रोक सकता है। अब अगर सही समय पे नहीं पता लगा, तो फिर आप समझ रहे हैं दिमागी बुखार होगा, इंसान मरेगा नहीं तो भी उसकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, मेमोरी उसकी कमजोर हो जाएगी, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, दिमाग में दर्द रहेगा, सर भारी रहेगा बहुत ज्यादा,
और अगर बहुत ज्यादा फैल गया तो अल्टीमेटली वो इंसान कोमा में जा सकता है, उसके ब्रेन की डेथ हो सकती है, या वो इंसान क्या हो सकता है, मर भी सकता है। और इस बीमारी से ना सिर्फ इंसान मरते हैं, इस बीमारी से गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, घोड़ी ये भी मरते हैं इबोला नीपा फ्लू से। सुना होगा आपने, अगर देखो आप लोग जानवर पालते हैं तो आपको पता होगा कि जानवरों में भी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। हाँ, ये नीपा फ्लू जानवरों में भी आ जाता है, भैंसें मर जाती हैं कभी कभार इसकी वजह से, भेड़ मर जाती है, गाय का छोटा बछड़ा होता है वो मर जाता है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये जानवरों से हम लोगों में आ गए तो हम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। मैंने बताया ना, मेरी एक फ्रेंड तो मेरी है, लेकिन उनकी चाची को हुआ था ये नीपा फ्लू, मैं उनसे मिलने भी गई थी, इसलिए मुझे पता है ना। अब एक बार देख लीजिए इसका क्या क्या सिम्टम्स है, नीपा फ्लू के क्या क्या सिम्टम्स है। सीवियर हेडेक, मतलब बहुत दिनों तक सर में दर्द रहेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, नाक से पानी, मुंह से उल्टी आएगी, साथ में फीवर रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और आपकी जो आपका जो दिमाग है ना, दिमाग कह रहे हैं, आपका फेस है ना, अजीब सा हो जाएगा, यहाँ से सलवटे से पड़ जाएंगी, ऐसा लगेगा लकवा पड़ गया इंसान को ना, ऐसा सा लगेगा। और फिर क्या होगा, इंसान बेहोश होगा, अनकॉन्शियस होगा, बेहोश होगा, आप घबरा जाओगे, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओगे, डॉक्टर कहेगा इसको इंसेफेलाइटिस हो गया है। इंसेफेलाइटिस का मतलब है इसके दिमाग के अंदर सूजन आ चुकी है, इसका दिमाग के अंदर बुखार आ चुका है। अब डॉक्टर इसको आईसीयू में एडमिट करेगा, हो सकता है बच जाए ना बचे, वो डिपेंड करता है कितना % इंसान के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, कितना हुआ है। तो ये एक जूनोटिक वायरस है जिसकी वजह से नीपा फ्लू फैलता है। ये 4 मैंने आपको फ्लू पढ़ाए हैं, चारों के वेक्टर याद रखने हैं, नीपा फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू एंड इबोला फ्लू। इनके वेक्टर हमेशा आते हैं। एक बार रिवीजन कर ले, जरा बताओ सुअर से कौन सा फ्लू होगा, जरा बताओ चमगादड़ से कौन सा फ्लू होगा, जरा बताओ पक्षियों से, पक्षी मतलब ये कौन है ये, मुर्गा मुर्गी से कौन सा फ्लू होगा, और जरा बताओ कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, ऊंट, इन सब से कौन सा फ्लू होगा, क्योंकि इन फ्लू से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। हाँ जी, जल्दी आंसर कर दीजिए। क्या सारे याद हो गए हैं आपको? क्या याद हो गए हैं सारे? मुझे लगता है क्लास में याद हो गए होंगे आपको। ओके, याद हो गए? यस, सपना जी कह रही है बहुत बढ़िया सपना जी। चलो फिर अगली 2 बीमारी एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। मीजल्स, गांव देहात में आप सुनते हो हमारे बच्चे को माता आई है, वह माता यही है। नेक्स्ट लिखिए मीजल्स। मीजल्स को हिंदी में लिखा जाता है खसरा रोग, और आम भाषा में बोलते हैं हम माता आई है हमारे बच्चे को, छोटी माता आई है या माता आई है, ऐसे सुनते होगा आपने। अब नहीं आती है ये माता, क्योंकि अब बहुत ही रेयरली कभी कभार कोई एक आधा केस आ जाए तो आ जाए, क्योंकि इस बीमारी को, ओहो चिकन पॉक्स अलग है, तुम लोग कंफ्यूज मत करा करो अपने आप को, ठीक है। मैं पढ़ा चुकी हूँ, चिकन पॉक्स अलग होता है और ये अलग होता है, इसको माता आना बोलते हैं। दूसरा लिखेंगे जर्मन मीजल्स, दोनों को एक साथ लिखिएगा, जर्मन मीजल्स, जर्मन मीजल्स। और मैं इन दोनों के बारे में एक बात आपको बताना चाहती हूँ, इसको खसरा रोग बोलते हैं, इसको जर्मन खसरा रोग बोलते हैं, क्योंकि ये जर्मनी में सबसे पहले वायरस पाए गए थे। जब दोनों की बात करती हूं तो ये दोनों ही हाईली कम्युनिकेबल डिजीज हैं, बोथ आर हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। और हाईली कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है? अत्यधिक संक्रामक रोग हैं। अत्यधिक संक्रामक का मतलब है अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को माता आई है तो अगले 2 दिन में चारों के चारों बच्चों को माता आ जाएगी। तो इसका मतलब खसरा यही है बच्चा। छोटी माता को मैं आपको, देखो बच्चा कंफ्यूज नहीं होना, देखो स्मॉल पॉक्स को कहते हैं चेचक रोग, और चिकन पॉक्स को हिंदी में कहते हैं छोटी माता, है ना, और इसको माता आना कहते हैं, इसको माता आना कहते हैं। क्या मैंने आपको ये पढ़ा दिया है? मीजल्स पढ़ा दिया है क्या आपको? खसरा पढ़ा दिया है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा, पढ़ा भी दिया, थोड़ा सा रिपीट कर लो, कोई बात नहीं। ये एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब सबको हो सकता है, एक इंसान को होगा तो उससे आगे से आगे सारे घर में सारे बच्चों को हो जाता है। इसमें जो वायरस होता है खतरनाक, वो होता है रूबियोला वायरस। कौन सा वायरस? रूबियोला वायरस, रूबियोला वायरस, रूबियोला वायरस, ठीक है।
इसका नाम होगा जर्मन रूबेला वायरस, इसका नाम होगा रूबियोला। जब ये रूबियोला वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, कहां से एंटर करता है? ये एयर, हवा से आ सकता है, पानी की बूंदों से आ सकता है, खाने के थ्रू भी आ सकता है। और जिस इंसान को पहले है खसरा रोग, उसके आसपास आप बैठे है ना, और अगर आप इसके देखो, एक मैं आपको ना यहाँ पर एक बच्चा एक वायरस का नाम ले रहा है। देखो बच्चा, ये जो इस मीजल के वायरस को पैरामाइक्सो या पैरामोबिली वायरस भी कहते हैं, और बाद में उसी वायरस का नाम चेंज कर दिया, आगे रूबियोला वायरस में इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आगे आपने क्या कर दिया है कि इसी को चेंज करके फिर रूबियोला वायरस में कर दिया था। इसको मोरबिली वायरस भी बोलते हैं या पैरामाइक्सो मोरबिली वायरस भी बोलते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं याद रखना है। आप बस इतना याद रखना कि मीजल्स या जर्मन मीजल्स में मेन जो वायरस है ना, वो रूबियोला वायरस होता है। एग्जाम में भी यही आएगा आपके पास। तो अगर ऐसे इंसान के पास आप बैठे जिसको पहले से माता आ रखी है, खसरा रोग हो रखा है, तो उसने छींक दिया, उसका जूठा पानी पी लिया, आपने खाना खा लिया उसका जूठा हुआ है ना, तो आपको भी वो क्या हो जाएगा, आपको खसरा रोग हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इस इंसान की स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है। स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। स्किन इन्फेक्शन का मतलब है उस इंसान की त्वचा पर संक्रमण हो जाता है। कैसे होता है? अगर किसी को माता निकली होगी तो वो बहुत अच्छे से जानता होगा कि माता निकलते समय होता क्या है ना। माता निकलते समय क्या होगा, पहले आपकी स्किन के ऊपर ऐसे खुजली होगी, ऐसे आप खुजला लोगे अपने स्किन को, और फिर इतनी ज्यादा खुजली होने लग जाएगी कि आपकी स्किन छिलने लग जाती है। छिलने का समझते हो, आपकी स्किन हटने लग जाती है अपनी जगह से, और फिर उस स्किन का दाग, उसका स्कार पड़ जाता है, उसका धब्बा पड़ जाता है। उसका क्या पड़ जाता है? धब्बा पड़ जाता है। कुछ मेरे पास फोटो भी होनी चाहिए शायद मीजल की, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा होता है। इसके अंदर होना चाहिए था फोटो, नहीं तो नेट से आप देख लेना मीजल्स में कैसा होता है। ऐसे स्किन खराब हो जाती है। नहीं, अभी तो फोटो नहीं है मेरे पास मीजल्स की। स्किन के ऊपर ऐसे सफेद कलर के ऐसे ऐसे सफेद सी पड़ जाएगी स्किन, ऐसे सफेद सा दाग पड़ने लग जाएगा, और फिर आप उसको खुजलाओगे, सारा दिन हाथ पांव पे खुजली आती रहती है। फिर उस स्किन के ऊपर स्कार पड़ जाता है। स्कार का मतलब होता है दाग पड़ जाता है, और वो दाग जाने में टाइम लगता है, 4-5 साल भी लगती हैं। अब आपको इतना इससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस दाग से फिर खून भी निकल सकता है। उस दाग को ज्यादा आप ईचिंग करोगे, ज्यादा खुजला लोगे, तो उससे खून भी निकलना शुरू हो जाता है। अब मैम ये इतना क्यों नहीं है, माता वगैरह जर्मन मीजल्स या खसरा रोग इतना क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे कोरोना का टीका लगा था, ठीक वैसे ही एक ट्रिपल एंटीजन लगाया गया था आपको, आपके छोटे भाई बहन को, सबको। कौन सा? MMR का। MMR, M का मतलब होता है मम्प्स, इस M का मतलब होता है मीजल्स, और इस R का मतलब होता है रूबियोला। और कभी कभी ना लोग इसको रिलेट करते हैं रेबीज से भी। हाँ, दोनों टाइप के MMR आते हैं मार्केट में। एक MMR आता है मम्प्स, मीजल्स, रेबीज, तीनों को एक साथ खत्म कर देगा ये टीका। एक आता है मम्प्स, मीजल्स, रूबियोला। तो एक ट्रिपल एंटीजन है। ट्रिपल एंटीजन का मीनिंग मैंने पहले ही पढ़ाया है। एक टीका और 3 बीमारियों से बचा देता है ना। एक टीका 3 बीमारियों से बचा देता है। जैसे हमने एक क्या पढ़ा था, याद है आपको? डीपीटी का टीका पढ़ा था ना। डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्टुसिस, टी का मतलब टिटनस। तो इसको भी क्या बोलेंगे? ट्रिपल एंटीजन, क्योंकि एक ही टीका 3 बीमारियों से बचा रहा था। ठीक ऐसे ही MMR भी एक टीका 3 बीमारियों से बचा रहा है, इसलिए इसको हम ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। बात समझ में आई मेरी? तो खसरा रोग, इसको हम माता आना कहते हैं। गांव वगैरह में स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत तेज बुखार रहता है, और फिर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। उसको खुजला लेते हो तो स्किन से आपके खून निकलना शुरू हो जाता है। खून भी निकलना शुरू हो जाता है, और आपको उस खून निकला है उस हिस्से में स्कार, दाग पड़ जाता है। ये इसको बोलते हैं माता आनी। फिर गांव वगैरह में क्या करते हैं लोग, पुराने जमाने में, हम जब छोटे थे ना तब ये बहुत फैला था, तब क्या करते थे, सोने की कोई चीज पहना देते थे गले में, या फिर क्या करते थे, आपको जैसे इस बीमारी से बचने के लिए धुआं करते थे, अगरबत्ती जला देते थे। जिस बच्चे को हो गया उस बच्चे को एक कमरे में बंद कर देते थे, उसको आसपास के बच्चों से दूर रखते थे। ये आपने देखा होगा, ऐसे भी ऐसा अक्सर
जब माता आती थी तो उस समय करते थे गाँव में, है ना। तो ये आपकी सारी बीमारियां थी जो वायरस से होने वाली थी, जो कौन सी वायरस से होने वाली थी। बहुत सारी पढ़ा दी है मैंने। चिकन पॉक्स याद कर लो ऐसे ही, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, उसके अलावा आपका ये इबोला वायरस हो गया। इसके अलावा हमने पढ़ा था HIV एड्स। इसके अलावा हमने पढ़ा रूबेला वायरस जो मीजल्स कर सकता है, खसरा या जर्मन खसरा कर सकता है। साथ में आप बताओगे बच्चा, इसके अलावा हमने और कौन कौन से पढ़े थे? ये सारे, रेबीज हो गया, मम्प्स हो गया, पोलियो हो गया, इबोला हो गया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डेंगू, कॉमन कोल्ड, ये सारी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। ये सारी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली, दोनों पढ़ दी हैं हमने। कुछ बची होगी तो मैं देख लूंगी, कोई अगर ऐसी कोई वायरस डिजीज बची होगी तो, मेरे हिसाब से तो नहीं बची है। बची होगी तो मैं आज देख लूंगी, क्योंकि 2 लेक्चर में पढ़ाए ना, दोनों लेक्चर मुझे देखने पड़ेंगे। अब हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फंगल डिजीज। फंगल का मतलब होता है कवक से होने वाली बीमारियां। ये ट्रिक से पढ़ाऊंगी, क्लास में ही याद करवा दूंगी। सिर्फ 6 हैं, सिर्फ 6 हैं। और फिर कल की क्लास में ही हम पढ़ लेंगे प्रोटोजोनल डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। ये भी 5 या 6 हैं, मुझे अभी तो नंबरिंग याद नहीं आ रहा है, या तो 5 है या 6 हैं। तो कल कुल मिला के हम 10 से 12 बीमारियां पढ़ेंगे और उसके बाद ये दोनों खत्म हो जाएंगे। फिर एक क्लास में हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिजीजेस। कौन सी? जेनेटिक, आनुवांशिक रोग। ठीक है बच्चा। तो आज हमारी वायरस डिजीज कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लिश स्पोकन बैच आया है हमारा, इंडिया का नंबर 1 स्पोकन बैच है। अगर आपको अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है, जब आप कभी अपने दोस्तों के बीच में ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो इंग्लिश में लोग बात करते हैं, आपको इंग्लिश में नहीं करना था तो आपको एम्बैरेसिंग फील होता है। पब्लिक स्पीकिंग, लिसनिंग की स्किल्स आपकी अच्छी हो जाएंगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। इंटरव्यू देने जाते तो किस तरीके से बात करें, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका अमाउंट आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ रखा गया है। बहुत शानदार बैच है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ अगर आप SSC CGL मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि CGL प्री 14 दिसंबर को आपका कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो रात 8 बजे, संडे को रात 8 बजे, इस संडे रात 8 बजे हमारे YouTube पर जुड़ जाना। आ जाना, आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ तो रहेगा। बढ़िया तरीके से 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर आ जाइएगा। बाकी DNA ऑफ साइंस को परचेज कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस आप उसी से लगाओगे तभी जाकर आपका कुछ हो पाएगा। जो फ्लिपकार्ट पे भी है, अभी फ्लिपकार्ट से भी आप परचेज कर सकते हैं। सर्च करना DNA ऑफ साइंस बाय काजल मैम फ्लिपकार्ट पे, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये वहाँ पे आपको मिल जाएगी ये मेरी बुक, वहाँ से भी परचेज कर लेना, या एप्लीकेशन से बुक वाले कॉलम में जाके परचेज कर लेना। ले लेना अभी नहीं तो 5-7 दिन बाद ले लेना, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस लगाओगे ना तो फिर ये बुक बहुत काम आएगी। ठीक है, तब आपको बहुत काम आएगी। हिंदी में आ जाएगी जल्दी। डाउट क्लास नेक्स्ट वीक में लूंगी सत्यम बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। हाँ, बुक आप कोई बात नहीं, कल ले लेना पंकज जी कल ले लेना किताब, कोई बात नहीं। एप्लीकेशन से लोगे 220 रुपए में मिल रही है, अभी भी आप 220 रुपए में ले सकते हैं। और जो हिंदी वाली है वो आपको 20 से 25 क्रिसमस 25 दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगी, हिंदी वाली है ना, आ जाएगी जल्दी।